नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन यूपीएससी में। फैक्ट फॉर प्रीलिम्स में हम 29 जून के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे, जो यूपीएससी के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट होंगे ही और डिफरेंट एग्जाम्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है, हमने 29 जून को स्टैटिकल डे बनाया, जो किसके उपलक्ष्य में बनाया जाता है? प्रोफेसर प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस के उपलक्ष्य में बनाया जाता है। ये हमारा 10th नेशनल स्टैटिक्स डे था दोस्तों। ठीक है, ये किस मंत्रालय के द्वारा बनाया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। और ये दोस्तों हमारा एसडीजी का जो 3 गोल है, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो नंबर 3 और 5 है, उसकी भी थीम है। क्या है? एंश्योर हेल्दी लाइफ एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एजेस। की स्टैटिक्स का मतलब है कि आपको एक ग्राफ तैयार करना कि कौन सी एजेस में किस तरीके की चीजें हैं, और हर चीज का एक ग्राफ स्टैटिक के द्वारा तैयार करा जाता है। एसडीजी 5 क्या है? जेंडर इक्वलिटी अचीव करनी है और हर एक वुमेन और गर्ल को एम्पावर करना है। जो चीफ स्टैटिशियन है इंडियन कम सेक्रेटरी के, उनका नाम है प्रवीण श्रीवास्तव दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज है डेक्सामेथासोन के बारे में। ये क्या है कि कोविड-19 में एक मेडिसिन दी जाती है, उसकी जगह इसको हम यूज कर सकते हैं, ये मंत्रालय ने कहा है। क्या है वो मेडिसिन? मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक अपडेट रिलीज करा है कि जो डेक्सामेथासोन है वो भी हम एडवाइस कर सकते हैं एज एन अल्टरनेटिव टू मिथाइल प्रीडाइसोलोन। ये ठीक है दोस्तों, इसके अल्टरनेटिव में हम डेक्सामेथासोन हम दे सकते हैं। जो कोविड-19 के पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं उनको ऑक्सीजन सपोर्ट रिक्वायर होता है, और एक्सेसिव इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स की वजह से उनको ये मेडिसिन्स, ये इंजेक्शंस के रूप में या जो मेडिसिन है उनके रूप में दी जाती है दोस्तों। तो उसकी जगह हम डेक्सामेथासोन यूज कर सकते हैं। जो डेक्सामेथासोन है ये कॉर्टिस्टेरॉइड है, मेडिटेशन है, कॉर्टिस्टेरॉइड मेडिटेशन है, जो ट्रीटमेंट में यूज होता है किस किस के? आई पेन आफ्टर आई सर्जरी, जब आंख की सर्जरी होती है तब उसके बाद ये यूज करा जाता है। अस्थमा में यूज होता है और स्किन डिजीज में भी यूज होता है दोस्तों। ठीक है, और ये जो स्टेरॉइड है ये इम्यूनो सुप्रेसेंट है और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स भी इसके हैं दोस्तों। अब इसके बेनिफिट क्या है? जो डेक्सामेथासोन है वो इम्यूनो सुप्रेसेंट इफेक्ट करता है। जो कोविड-19 के पेशेंट्स होते हैं दोस्तों, उनके इम्यून सिस्टम में रैपिडली प्रोटीन प्रोड्यूस होते रहते हैं, जिनको हम कहते हैं साइटोकाइंस। ठीक है, इनके रेस्पॉन्स में कोरोना इन्फेक्शन होता है। तो डेक्सामेथासोन क्या होता है? उन प्रोटीन को डैम्पन करता है, अग्रेसिव रेस्पॉन्स करता है उन पे, और इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। ठीक है, और इस पूरी रिएक्शन को, जो ओवरड्राइवन रिएक्शन होती है इम्यून सिस्टम के अंदर, उसको साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये जो साइटोकाइन से अगर ये ज्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं तो ये इम्यून सिस्टम की जो सेल्स हैं और सिस्टम टिश्यूज हैं उनको भी डैमेज कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है एमएसएमई को, कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डे बनाया गया। इंटरनेशनल डे है ये, 27 जून को बनाया जाता है। ठीक है, ये यूएन के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। तो क्या कंटेस्ट है? यूएन एमएसएमई डे है। इसको इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? कि हम अचीव कर सकें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। हम आज के जीवन को बेहतर बना रहे हैं और कल के जीवन को खराब कर रहे हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं है। तो हमको एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, जिससे आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनके लिए भी हेल्दी एनवायरमेंट फैसिलिटीज उपलब्ध हों। ठीक है, गवर्नमेंट को एनवायरमेंट को एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और इनोवेशन और क्रिएटिविटीज पे काम करना पड़ेगा सारे देश की सरकारों को। ठीक है, और एमएसएमई एंटरप्राइजेस को भी रिकॉग्नाइज्ड करना पड़ेगा, क्योंकि जो एमएसएमई है वो एनकरेज करती हैं ग्रोथ को कंट्री के और डेवलपमेंट को। और गवर्नमेंट को जो एमएसएमई की ग्रोथ है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स में बढ़ानी पड़ेगी, उनको हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि जो एमएसएमई सेक्टर है ग्लोबली वो दोस्तों सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है। सबसे ज्यादा कोई एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है तो एमएसएमई सेक्टर ही प्रोवाइड करता है। तो एमएसएमई डे क्यों बनाया गया? कि जिससे एक अवेयरनेस फैले और गवर्नमेंट का रिमाइंड हो जाए माइंड के अंदर कि हमको एमएसएमई के लिए अच्छे से काम करना है, जिससे जो वो इकोनॉमी में अपना योगदान दे सकें
आने वाले समय तक। तो रिवाइविंग करना है एमएसएमई सेक्टर को फाइनेंशियली हेल्प देके या इकोनॉमिकली उनको कैसे भी बर्डन कम करके हम उनको आगे की तरफ ले जा सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है सीरो सर्वे इन न्यू दिल्ली। ये सीरो मतलब सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है एक, उसका सर्वे करा गया न्यू दिल्ली के अंदर, बिकॉज न्यू दिल्ली के अंदर बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है कोविड-19। तो हमको, क्योंकि दिल्ली का जो एरिया है दोस्तों वो छोटा है और पॉपुलेशन बहुत है, और दूसरी बात क्या है दिल्ली के अंदर कि दिल्ली बहुत सारी स्टेट्स को जोड़ता है। अगर कोई यूपी के आसपास का इंसान है, गाजियाबाद का, यहां तक कि आप मान के चलिए बरेली के इस तरफ का, तो वो दिल्ली के एयरपोर्ट पे उतरेगा, और हरियाणा के लोग वहां पर उतरते हैं, पंजाब के लोग वहां पर उतरते हैं, तो इस वजह से वहां पर केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो कंटेक्स्ट ये है कि जॉइंट इनिशिएटिव लिया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के द्वारा। एक एलिसा, ये मैं आपको पिछले करंट अफेयर्स में बता चुका हूं कि एलिसा किट डेवलप करी गई है। ये एंटीबॉडी किट है। एलिसा की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने डेवलप करी है और वो ये किट उस सर्वे में यूज हुई। और ये जो एंटीबॉडी किट है एनआईवी के द्वारा जो जारी करी गई है, एनआईवी के द्वारा जो बनाई गई है, उसे कोविड कवच एलिसा कहा गया है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें जो ब्लड सैंपल होता है इंडिविजुअल्स का, उसकी प्रेजेंस हो सकेगी कि एंटीबॉडीज कितनी है डिटरमाइन कर पाएगा, और जो प्रेजेंस है कोविड-19 इम्यूनोग्लोबिन जी की, IG और कैपिटल जी एंटीबॉडी की ब्लड सैंपल के अंदर इंडिविजुअल के, वो बता पाएगा कि पास्ट में इसको कोविड था या क्योर हो गया था और अभी इस टाइम क्या सिचुएशन है, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंटीबॉडी के बारे में बात करते हैं। ये इम्यून सिस्टम डेवलप्स द एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन जी, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो डेवलप करता है इम्यूनोग्लोबिन जी को इन द ब्लड के अंदर, और बॉडी को प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरियल और वायरल इंफेक्शन से दोस्तों। और इम्यूनोग्लोबिन जो एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन जी होता है वो 7 से 12 दिन में डेवलप्ड हो जाता है इन्फेक्शन के और इम्यूनाइजेशन के बाद दोस्तों, ठीक है। तो जीरो सर्वे याद रखिए। सीरो सर्वे कहां पर हुआ था? सीरो का मतलब है सेरोलॉजिकल सर्वे। नेक्स्ट न्यूज है वंदे भारत। वंदे भारत एक मिशन है जिससे हम बाहर जो हमारे लोग फंस गए हैं कोविड-19 की वजह से, या उन्हें फिर से वतन लौटना है, तो हम उनको ला रहे हैं। तो इसका चौथा चरण, चौथा चरण 3 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें क्या है, ये रिपेट्रिएशन प्रोग्राम है, मतलब वापसी का प्रोग्राम है। 1.5 लाख इंडिया को अब तक अपने घर पहुंचा चुके हैं 700 फ्लाइट से, और ये फ्लाइट डेली इंक्रीज हो रही हैं, और प्राइवेट एयरलाइंस भी इसमें बहुत सहायक बन रही हैं। प्राइवेट एयरलाइंस भी बहुत साथ दे रही हैं सरकार का दोस्तों, ठीक है। वंदे भारत कमेंस हो जाएगा 3 जुलाई से 4th एडिशन, जिससे हम और लोग जो फंसे हैं, जो नहीं आ पाए, उनको भी ला रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा कदम था अपने लोगों को वापस वतन बुलाने के लिए। नेक्स्ट न्यूज है रखाइन स्टेट जो म्यांमार में है वो फिर से पिक्चर में आ चुकी। क्या है, यूएन ने वार्न किया है, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, की जो इंटेंसिफाइड फाइटिंग हो रही है रखाइन स्टेट में, ये वाला एरिया है, ठीक है। ये म्यांमार है, ये इंडिया है और ये बांग्लादेश है। तो ये जो एरिया है दोस्तों, यहाँ पर रोहिंग्याज मुस्लिम्स रहते थे। मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड में स्टोरी बताता हूँ। जो रोहिंग्याज मुस्लिम रहते थे, तो 2017 में ऑलमोस्ट यहाँ पर 36 लाख रोहिंग्याज मुस्लिम रहते थे। तो ये म्यांमार जो है वो बुद्धिस्ट कंट्री है, ठीक है, और रोहिंग्याज मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम रिलीजन के थे। तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लगा आपस में। एंड एक दिन क्या हुआ, मतलब चीजें आप ये समझिए, जो भी चीज बनती है ना कंट्री के अंदर, वो एकदम से नहीं बनती है, उसके पीछे बहुत बड़े कारण होते हैं। तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता आया। और मैं आपको एक चीज बताता हूं दोस्तों कि इन सब चीजों से पॉलिटिकली बेनिफिट बहुत होते हैं।
तो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला। तो रोहिंग्यास मुस्लिम पर ये इल्जाम है कि इन्होंने एक गार्ड की हत्या कर दी थी। उसके बाद जो म्यांमार की आर्मी थी वो बहुत उग्र हो गई और इनको बाहर भगा दिया यहाँ से, रोहिंग्या इस एरिया से म्यांमार के। और ये लोग फिर माइग्रेट होके बांग्लादेश गए, इंडिया भी आए, थाईलैंड गए, पाकिस्तान गए घूम फिर के। तो बांग्लादेश ने इनको शरण दी, बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश इज ए मुस्लिम कंट्री। और इसका बढ़ चढ़ के जो बात रखी गई पूरे वर्ल्ड के सामने वो टर्की ने रखी, याद रखिएगा, वो टर्की ने रखी इनकी बातों को सामने। तो फिर क्या हुआ, बांग्लादेश ने इनको शरण दी और ऑलमोस्ट बहुत बांग्लादेश के अंदर अभी पिछले कुछ दिनों में शेख हसीना मैम जो हैं बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक आइलैंड भी घोषित कर दिया है कि यहाँ पर रोहिंग्याज रहेंगे। तो कंटेस्ट ये है, जो म्यांमार की आर्मी है और अराकन आर्मी है उनके बीच में जो सीज फायर का कॉन्फ्लिक्ट है उसको बंद करा जाए, ये यूएन के द्वारा वार्न करा गया है। ठीक है। और मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जो रोहिंग्याज मुस्लिम हैं, तकरीबन 4,30,000 रोहिंग्याज मुस्लिम ने म्यांमार बॉर्डर को पार करके बांग्लादेश में एंट्री ली। और आप 2.5 लाख जो चाइल्ड रिफ्यूजीज पहुंचे वहां पर बांग्लादेश में, और 1822 लोग तो ऐसे पहुंचे जिनके कोई पेरेंट्स ही नहीं है। ठीक है। और थाउजेंड्स ऑफ रोहिंग्याज मुस्लिम्स ने इसमें अपनी जान गंवाई जब ये क्रॉस कर रहे थे बॉर्डर्स, और 214 विलेजेस को डिस्ट्रॉय करा गया। और टर्की सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के लोगों को बताया रोहिंग्याज मुस्लिम की प्रॉब्लम को। टर्की भी एक मुस्लिम कंट्री है दोस्तों। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये वाला स्टेट की बात कर रहा हूं, यहां से ये ऐसे मूव करे बांग्लादेश की तरफ, ये म्यांमार का ये वाला जो एरिया है, बॉर्डर एरिया है, तो इश्यूज होते हैं बॉर्डर एरियाज में। ठीक है। तो यही बात इसमें कही गई है। रखाइन स्टेट ऑफ म्यांमार फिर से पिक्चर में आ चुका है। रोहिंग्यास का इश्यू 2017 से चलता आ रहा है। जो इश्यू क्रिएट करा गया 2017 में, उसका बैकग्राउंड बहुत बड़ा था पीछे से। ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही दोस्तों। इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो मैं इस लेक्चर को कंक्लूड करता हूं। थैंक यू एवरीवन।